हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब आप अच्छे से लिक्विडिटी स्ट्रेस टेस्ट पढ़ रहे हो तो, या लिक्विडिटी स्ट्रेस टेस्ट पे काम करते हो, या आप क्रेडिट के स्ट्रेस टेस्ट पे काम कर रहे होते हो, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि इडियोसिमेट्रिक और सिस्टमैटिक लिक्विडिटी में डिफरेंस क्या है। उन दोनों को हम अप्रोच कैसे करते हैं जब हमें पूरा सिनेरियो एनालिसिस करते हैं। तो आज की वीडियो का एजेंडा यही है कि हम समझते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि भाई ये होता क्या है। ठीक है, क्योंकि ये अगर आप जब भी सिनेरियो एनालिसिस या आप जब भी सिस्टम वो जाओगे, इवन मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन के लिए जाओगे, तो आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए और सिनेरियो आप इनके बेसिस पे ही बनाओगे। ठीक है ना। तो इसलिए द वीडियो इज डेडिकेटेड टू दिस टॉपिक। इडियोसमेट्रिक रिस्क क्या होता है? ये होता है इंस्टीट्यूशनल स्पेसिफिक रिस्क। इंस्टीट्यूशनल स्पेसिफिक कैसे? जैसे मेरी एक कंपनी है, अब उस कंपनी के ऊपर क्या मार्केट रिस्क भी आ सकता है, इकोनॉमिक डाउनटर्न आ गया, या मेरी कंपनी पे पैसे नहीं बचे हैं शॉर्ट टर्म, ठीक है ना, बैंकरप्सी आ गई, या चलो मेरी बहुत बड़ी कंपनी है उसका क्रेडिट डाउनग्रेड हो गया। तो ये सब रीजन क्या, ये सब क्या होते हैं, ये सारे इवेंट्स होते हैं कंपनी स्पेसिफिक होते हैं, और इनकी वजह से कंपनी की लिक्विडिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, या उसे अगर फाइनेंसिंग नीड्स है उसे नहीं मिलती है, तो इसलिए लिक्विडिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है? सपोज आपने सुना होगा कि केस हुआ था पीछे, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का केस हुआ था कि उसका जो एक म्यूचुअल फंड स्कीम थी, उन्होंने क्या करा था, अंदर डबल, मतलब जितने भी आपको डबल बी डबल सी और डी रेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया था हायर रिटर्न्स के लिए। उससे क्या हुआ था, जब बाहर वो बात आई और जब वहां पे डिफॉल्ट होना शुरू हुआ, तो उनके मतलब काफी फंड, उनका मतलब जो पूरे फंड में आपका डाइवर्सिफिकेशन होता है, लेट से 80% उन्होंने एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट कर दिया था जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत लो थी। अब जहां उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करा या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करा, तो उनका क्या हुआ, उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया। डिफॉल्ट करने से क्या हुआ भाई, यहाँ पे ट्रिगर हो गया, जब लोगों को पता चला, ट्रिगर से क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ पैसों का। पैसों का आउटफ्लो से क्या हुआ, उन पर खुद पैसा नहीं बचा। ठीक है ना। उस फंड में जो पैसा था, अगर एकदम सारे निकाल लेंगे तो डील कैसे करेंगे, एकदम आप सेल भी नहीं कर सकते ना। पूरा अगर 50,000 करोड़ बेच भी नहीं सकते, तो आपको मैनेज करने के लिए उनके ऊपर लिक्विडिटी स्ट्रेन आया था बहुत बड़ा। तो वो कंपनी वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के ऊपर स्पेसिफिक था। एज एन इंस्टीट्यूशन वो म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक था, मतलब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ही स्पेसिफिक था। अब कई सारे की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। मैंने एक जगह नोट बनाए थे, तो मैं तुम्हें यहीं पे तुम्हारे आसान मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए डाल देता हूँ, समझ आ जाएगा आराम से। आइसोलेटेड इम्पैक्ट, आइसोलेटेड मतलब कि अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नॉर्मली ऑपरेट कर रहे होते हैं, सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक इम्पैक्ट होता है। फर्म स्पेसिफिक ट्रिगर होते हैं, ऑपरेशनल में इनएफिशिएंसी आ जाती है, रेपुटेशनल डैमेज हो जाता है, आपका रेगुलेटरी इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है ना। जैसे आपका आईएक्स, अगर आप देखो जो भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स हैं या जो ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें पता आईएक्स में जो पहले उस पर मोनोपोली थी, अब गवर्नमेंट ने क्या कहा, भाई अब तो तुम डीकपलिंग हो गई। डीकपलिंग क्या हुआ, उसके ऊपर वो रिस्क आया ना, रेगुलेटरी एक्शन की वजह से उसके पूरे शेयर प्राइस भी आप देखो टूट गया है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे आगे बहुत मोटा इंपैक्ट आने वाला है। ठीक है ना। वो सब रेगुलेटरी, सिर्फ एक रेगुलेटरी एक्शन की वजह से हुआ है। अगला है मिनिमम स्पिल ओवर इफेक्ट फॉर मॉडल। इसका मतलब क्या होता है कि भाई कंपनी स्पेसिफिक होता है, तो बाहर पूरे मार्केट में वो नहीं आता एकदम से ट्रॉमा, या तुम समझ लो एकदम से सेल ऑफ नहीं आता है, या पूरे मार्केट में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट पर्टिकुलर उस सेक्टर पे पड़ सकता है बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कंपनी स्पेसिफिक ही रहता है। इस रिस्क की ड्यूरेशन छोटी होती है, मतलब जब भी आइडियोमेट्रिक लिक्विडिटी, जब ये रिस्क आता है ऐसा किसी कंपनी पे, तो वो आपका 30 to 90 डेज के लिए आता है। इतना ही आज तक नोटिस करा गया है। मतलब कि क्या होता है, लेट से आपके ऑर्गेनाइजेशन पे रिस्क है, मुझे पता है अगले 30 से 30 40 दिन बहुत क्रूशियल है, वहाँ स्ट्रेन आएगा, तो हम उस समय क्या करता है, कंपनी कंपनी कहीं से फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की कोशिश करता है, जैसे बैंक वगैरह से, कि जल्दी उसे लैंड मिल जाए, बेशक थोड़ा रेट हाई हो, बट समहाउ वो अपनी लिक्विडिटी मैनेज करे। तो विद इन दिस पीरियड मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपनी लिक्विडिटी मैनेज कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हाई रिकवरी प्रोबेबिलिटी बहुत होती है, मतलब इंस्टीट्यूशन जो जिन्होंने भी जैसे इन्वेस्ट कर रखा होता है, वो आराम से उसे रिकवर कर लेते हैं, बिकॉज इन कंपनीज पे ना बहुत सारे खुद के एसेट्स भी होते हैं। इवन शॉर्ट टर्म में उन्होंने लिक्विडिटी उठा के अपने लिक्विडिटी स्ट्रेन जो उन पर पड़ा था, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी का, वो उन्होंने मैनेज कर लिया। बट जो एक जिन्होंने तुम पे इन्वेस्ट करा, उनका ट्रस्ट ब्रीच हुआ ना, तो वो पैसा कैसे निकालेंगे? वो पैसा तभी निकालेंगे जब तुम यहाँ से फाइनेंसिंग लेके पैसा ले रहे हो, तुम उसका पैसा दे रहे हो। तो इसलिए इनके लिए इजी, कोई भी इन्वेस्टर के लिए इजी हो जाता है इन आइडियोमेट्रिक रिस्क वाले केस में पैसा निकालना। अब लोग कहते हैं सत्य हारा है, वो भी छोड़ो, विजय माल्या का केस है ना, 14,000 करोड़ का था। ठीक है ना, घपला करके गया था, सारे पैसे गवर्नमेंट ने निकाल लिए ना, 14,000 करोड़। उस समय बैंक पे रिस्क आया था, लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट पड़े थे, कंपनी की ऐसी तैसी हो रही थी, पर उस पर इतने एसेट्स थे और उस पर पैसा, जब उसका पूरा रिस्ट्रक्चर, उसको बैंक से उसने फाइल करी, ठीक है ना, उसको जब रिस्ट्रक्चरिंग करने लगे, दे सोल्ड एसेट, पैसा उसने बेचा है, पूरा पैसा, पूरा क्या उससे ज्यादा विद इंटरेस्ट रिकवर हुआ है भाई पैसा। तो इन वो था कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। ठीक है ना, पूरा ओवरऑल इंडस्ट्री या पूरा मार्केट स्पेसिफिक नहीं था।
ठीक है ना, दैट इज वन ऑफ द सिनेरियो जो मैंने समझा, याद रखना इसे। अब ये इसकी कुछ वो है, अब जैसे सिनेरियो मैं तुम्हें समझाता हूँ। लेट्स से सिनेरियो CEN, आपका जैसे हो गया क्रेडिट डाउनग्रेड हो गया, ठीक है, एक तो हो सकता है क्रेडिट डाउनग्रेड। क्रेडिट डाउनग्रेड बोले तो कि अभी आपका इन्वेस्टमेंट गिर था, मतलब यू हैव अ ग्रेट, तुम पे एक अच्छी रेटिंग थी, AAA AA अच्छी रेटिंग चल रही थी। अब एकदम से तुम्हारी कंपनी के फाइनेंशियल हिले और भाई रेटिंग एजेंसीज को लगा, जो एक रिसल विसल होती है कि भाई तुम्हारे अब हालत आगे, तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, तुम शायद ना रीपे कर पाओ, उन्होंने सीधा तुम्हारा ट्रिपल उड़ा के ट्रिपल सी ट्रिपल टी डाल दी। तो उस केस में क्या होगा, जब जो लोग तुम में इन्वेस्ट करेंगे वो हायर रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। मतलब एज एन इन्वेस्टर, लेट्स से वेदांता का एग्जांपल लेते हैं, वेदांता की क्रेडिट रेटिंग अगर डाउन कर दी किसी ने, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, अगर मैंने उसके बॉन्ड में पैसा डाला कि भाई तेरी रेटिंग तो खराब है, उस पर मैं रिस्क ले रहा हूं अपना पैसा डाल के, तो मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए। उस ज्यादा रिटर्न को देने के चक्कर में कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी। क्यों? अगर तुम बॉन्ड वाले को दे रहे हो तो तुम्हें इक्विटी वाले को डिविडेंड भी मोटा देना पड़ेगा, वरना इक्विटी वाले तुमने क्यों इन्वेस्ट करेंगे, वो तो बॉन्ड में जानेंगे ना पैसा, शेयर तुम्हारा टूटेगा, तो वहां उन्हें इक्विटी वालों को भी एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गई, जो और बड़ा स्ट्रेन आ गया कंपनी के ऊपर। तो ये होता है क्रेडिट डाउनग्रेड के इम्पैक्ट। पहली बात तो मैंने तुम्हें समझाया कि क्रेडिट डाउनग्रेड होता क्या है, फिर तुम्हें समझाया कि उसका इम्पैक्ट कैसा होता है, ठीक है ना। ऐसा चलता है भाई, जब वो नहीं हुआ था 2008 का ही क्राइसिस हुआ था ना, एक तो लेमन वाला था यहाँ पे, अपने सॉरी वो नहीं, अपने हाउसिंग क्राइसिस हुए थे ना, उसमें भी यही सिनेरियो होता है। उसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की इतनी बड़ी बेवकूफी थी, एक दिन पहले उन्होंने कहा रेटिंग दी थी कि बहुत अच्छी रेटिंग है, अगले दिन कोलैप्स हो गया था। तो उसके बाद काफी चेंजेस आए हैं वहां पे, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का काम क्या होता है, वो क्या करते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आराम से। अगला क्या है भाई, ऑपरेशनल डिसरप्शन हो गया। ऑप्स डिसरप्शन क्या होता है, उसमें हुआ था ना, अभी आपके जितने बिटकॉइन कंपनी में इंडिया में किस में कांड हो रहा है, कॉइन DCX में भी पीछे हुआ था, अटैक हुआ था, साइबर अटैक। उससे पहले आपका वजीर एक्स में हुआ था भाई, इतने कितने 305 मिलियन पता नहीं कितने का फंड गायब कर दिया था हैकर्स ने, बिटकॉइन चुरा के ले गए थे। दैट इज ऑपरेशनल फेलियर, ठीक है ना। उस पर भाई इन्वेस्टर पे इंपैक्ट पड़ेगा, इन्वेस्टर कहेगा तुम्हारा है ही नहीं भाई सिस्टम में, तुम बेशक तुम्हारी सिक्योरिटी नहीं है, तुम कितना पैसा कितना ट्रेडिंग कर लो भाई, जब तुम्हारा सिक्योरिटी नहीं है तो मैं पैसे डाल के मुझे क्या रिटर्न दोगे, तुम्हारा बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल ही नहीं है, तो वहां पे रेपुटेशन लिंक भी लिंक हो जाती है भाई, इसके बहुत इंपैक्ट आता है। साइबर अटैक हो गया, कोई फ्रॉड इवेंट हो गए, ठीक है ना, तो ये सब ऑप्स में आ जाता है। अब क्या, काउंटर पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया। काउंटर पार्टी क्या, चलो मैंने, अब तुम वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना, जो भी वीडियो देख रहा है, लड़का हो लड़की हो, मैंने तुम्हारे साथ एक बिजनेस करा, ठीक है, हमने डिसाइड करा कि हम एक दूसरे को पैसा देंगे। तो लड़की का एग्जांपल लेते हैं कि लड़की बेवफा है, ठीक है ना, लड़की गई पैसे चुरा के भाग गई भाई, लड़की का जब पैसा देने का टाइम आया उसने पैसा ही नहीं दिया, गायब हो गई, तो उसमें तो मुझे लॉस हुआ ना मेरी कंपनी को। तो इसलिए दैट इज अनदर व्हाट वी कॉल एज की काउंटर पार्टी रिस्क। ओके, अब अगला है रेगुलेटरी एक्शन। तुम्हें IEX का मैंने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है, ठीक है ना। IEX की कभी केस स्टडी अगर तुम्हें चाहिए हो ना, कि मैं तुम्हें समझाऊं, कि बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, मतलब रातों रात ऐसे, ऐसे रातों रात तो नहीं, मतलब गवर्नमेंट ने ऐसी बजाई है ना, जितना मजे से लोग पैसा डाल देते लग गई है। ये इसके कुछ सिनेरियो मैंने तुम्हें समझाया होता क्या है, ठीक है। अब अगला रिस्क क्या आता है, अगला रिस्क होता है हमारा सिस्टमैटिक, मैं नहीं लिख रहा, समझाऊंगा, ऊपर लिख रखा है, ठीक है ना। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, सिस्टमैटिक रिस्क होता है कि वो ये चेक करते हैं उसमें कि हमारे इंस्टीट्यूशन की रेजिलियंस कितनी है जब पूरी मार्केट कोलैप्स होती है। मतलब सपोज कोविड का आया, कोविड का जब अभी पंगा हुआ था, जब मार्केट क्रैश हुई थी, उस समय लोग, कई ऑर्गेनाइजेशंस, बैंक्स, म्यूचुअल फंड, सबने अपना सिस्टमैटिक रिस्क चेक करा कि जब इतना मार्केट टूट गया है, इतना बड़ा फियास्को हो गया है कोविड का, बिकॉज इट वाज अनएक्सपेक्टेड ना, कोई प्लान्ड फियास्को था नहीं, तो उस केस में हमारी कंपनी कितनी रेजिलियंट है, उस केस में हम चेक करते हैं सिस्टमैटिक लिक्विडिटी स्ट्रेस टेस्ट। उस टाइम पे हम ये टेस्ट रन करते हैं। ओवरऑल कंपनी हमेशा दोनों टेस्ट रन करती है, उन्हें कंबाइन करके देखती है किसमें क्या पंगा है। बट अगर हम इंडिविजुअल डिवाइड करें तो पहला वाला हमने जो आइडियोमेट्रिक, वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक, कंपनी में क्या पंगा है। सिस्टमैटिक लिक्विडिटी से क्या पता करते हैं हम कि भाई जब पूरी मार्केट की ऐसी तैसी मामले हो रखी है, तो उस टाइम पे हमारा कैसे चल रहा है काम, ठीक है। अब हमारी कंपनी कितनी सॉलिड है, अब इसकी कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कि भाई आपका वाइड, इसमें हम चेक करते हैं कि आपका कितना वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट हुआ है। वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट बोले तो कि जब पूरा
सारे इंस्टीट्यूशन में अगर सेम प्रेशर आएगा तो उस टाइम पे हम कितना सस्टेन करते हैं, कितना बिजनेस हमारा सस्टेनेबल है, कैसे हम डील करते हैं, लिक्विडिटी क्रंच हो गया, क्रेडिट क्रंच हो गया, अननेसरी एक्सपोजर, अगर बिग मल्टीनेशनल है फॉरेन एक्सपोजर पे क्या फर्क पड़ेगा, हमारी ओवरऑल ऑपरेशंस, डे टू डे ऑपरेशंस या लॉन्ग टर्म जो हमारी लाइबिलिटीज है उन पे क्या असर पड़ेगा, वो सब चेक करेंगे। मार्केट वाइड ट्रिगर ऑफ कोर्स इकोनॉमिक रिसेशन, फाइनेंशियल डिसरप्शन और सोवरेन क्राइसिस जो मैंने तुम्हें अभी समझाया, 2007, हाउसिंग, कोविड, ये सब इसके अंदर आता है। हाई कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन क्या होता है, कभी भी चेक करना, कई बार होता है कि एक ऑर्गन, लेट्स से अगर पूरी मार्केट क्रैश हुई है, कई बार कुछ शेयर मार्केट के साथ बहुत ज्यादा हाईली कोरिलेटेड होते हैं। ऐसा क्यों होता है? मे बी कि जो मार्केट में फियास्को आया है वो उस कंपनी से डायरेक्टली लिंक्ड हो। लेट्स से जब आपका हाउसिंग फाइनेंस का आया था तो आपके सारे हाउसिंग फाइनेंस टूट गए थे भाई, शेयर टूट गए थे। क्यों टूटे थे? क्योंकि भाई था तो इंडस्ट्री, पहले बात तो पूरी इंडस्ट्री में पंगा हुआ, ठीक है। दूसरी बात आपका ऑफ कोर्स जब मार्केट पूरी क्रैश हुई उसकी वजह से हुआ तो आपका कोरिलेशन बढ़ गया ना। दिस इज मेरे हिसाब से, जितने मेरी नॉलेज कहती है, रियल टाइम कोरिलेशन बढ़ा है। कई बार हम चेक करते हैं, हम हेज कैसे करते हैं कि कोई शेयर जो ज्यादा एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं है, हम उस हिसाब से हेज करते हैं आगे, ठीक है। जो ज्यादा कोरिलेटेड है उसका मतलब अगर वो एक ऊपर जाएगा दूसरा भी ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा दूसरा भी नीचे जाएगा, ठीक है, सिंपल। इस केस में क्या होता है, रियल टाइम फियास्को के केस में ना बहुत रियल टाइम तेरे वो बनते हैं, कोरिलेशन हाई हो जाते हैं, स्पूक होता है एकदम से यार, जिस इंडस्ट्री स्पेसिफिक कांड हुआ है वहीं के वो तेरा कोरिलेशन बढ़ेगा। इसमें क्या होता है, इसमें टाइम लगता है भाई, जब मार्केट रिकवर करने में तुम खुद देखो ना, कोविड के टाइम पे मार्केट टूटी कितना टाइम लगा था रिकवर करने में, पूरा साल लग गया था। तमीज से रिकवर, तिमाही से तो अभी तक भी रिकवरी चली रही है, बट पूरा साल लगा। तो ये कुछ मेरा, अब एक क्या रहता है इसके अंदर, अगर इस केस में ना बहुत मेजर पंगा क्या होता है सिस्टमेटिक में, जब पूरी मार्केट की ऐसी तैसी लगी होती है ना, कोई तुम्हें फंडिंग नहीं मिलती अनटिल अनलेस यू आर अ वेरी बिग इंस्टीट्यूशन। तो एक फंडिंग क्रंच भी होता है इसमें, ठीक है, ये याद रखना। ऊपर वाले में क्या था, कोई अगर इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक है तुम तब भी फंड निकाल लोगे। अगर मार्केट स्पेसिफिक ही हो गया, 2007 के फियास्को में क्या हुआ था तुम्हें पता? लेमन ब्रदर्स था, वो वॉरेन बफेट के पास गया था लिक्विडिटी क्रंच करने के लिए, ठीक करने के लिए। उसने कहा भाई पैसे दे तू। वॉरेन बफेट ने सीधा मना कर दिया कि भाई हम पैसे नहीं देंगे। और तुम्हें पता है वॉरेन बफेट कितना कैश लेके बैठा था तब? चेक कर लेना फिगर, मुझे अभी याद नहीं एग्जैक्ट फिगर्स। आज के टाइम पे वॉरेन बफेट सबसे ज्यादा कैश पे बैठा है, वो इन्वेस्ट नहीं करा भाई उस बंदे ने। उस टाइम पे लेमन ब्रदर्स भाई भीख मांगते रह गए थे कि पैसा दे दो, उसने नहीं दिया। दूसरी चीज, कोई भी क्रेडिटर देने को तैयार नहीं था क्योंकि बैंक की लिक्विडिटी की ऐसी तैसी हो गई थी। और याद रखना, किसी भी कंट्री का ना तीन पिलर होते हैं, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस। यहाँ टूट गए थे वो, अच्छे अच्छे जेपी वेपी सब पे गए थे, किसी ने मना कर दिया, दे नेवर गिव देम एनी काइंड ऑफ क्रेडिट। वरना लेमन आज आज भी खड़ा होता लेमन ब्रदर, एंड में तो बैंक ऑफ अमेरिका ही हुआ ना। तो ये है मेन की हो क्या क्या इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स है व्हेन इट कम्स टू सिस्टमैटिक रिस्क। अब हम बात करेंगे इसकी सिनेरियो जो मैंने बताया, पहला फाइनेंशियल क्राइसिस आपको समझाया, सोवरेन डेट क्राइसिस होगा कि अब जो यूएस में लोगों को डर लगा हुआ है, यूएस में अगर आज आप देखो यूएस की कितनी ज्यादा डेट है। आज के टाइम पे जो हाईएस्ट डेट होल्डर थे, चाइना, जापान, इंडिया, दे आर सेलिंग यूएस बॉन्ड्स और वो वापस पैसा अपने कहीं और लगा रहे हैं। रीजन भी क्योंकि रिस्क बहुत बढ़ गया भाई। देयर इज अ मोर देन क्या, थ्री थ्री ट्रिलियन, मोर देन 3 ट्रिलियन ऑफ डेट टाइम बॉम्ब दैट इज सिटिंग ऑन यूएस। ये जो ट्रम्प टैरिफ टैरिफ कर रहा है ना, वो ठीक है उसने अपने पर्सनल एजेंडा में करा, बट एक्चुअली टैरिफ टैरिफ से फायदा क्या होता है कि तुम उस डेट को रिपे कर पाते हो। अब तुम सोचो ना, 3 ट्रिलियन की डेट है, उसे तुम रिफाइनेंस भी करवा रहे हो, और 3 ट्रिलियन की डेट पे तुम कितना इंटरेस्ट दे रहे हो वो भी देख लो, ठीक है ना। मजाक की बात नहीं है भाई, यूएस वो एक टाइम बॉम्ब पे है, जिस दिन फटेगा पूरा यूएस कोलैप्स। अभी तक क्या कर रहे थे वो, जब फटने की बारी आती थी या फिर वो कर देते थे भाई कोई सैलरी नहीं लेगा 1 हफ्ते तक, कई बार कर देते थे उसे, फिर से पैसा प्रिंट करते रहते थे पैसा, पर कब तक पैसा प्रिंट करोगे भाई? जितना पैसा प्रिंट करोगे, सप्लाई बढ़ाओगे, तुम्हारे डॉलर की वैल्यू गिरेगी ना। और अब तो वैसे भी बाकी कंट्रीज है वो ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है। यूएस इज ऑन अ बिग, मतलब इट्स इन अ बिग रिस्क। People don't say it, people won't accept it, but eventually if you look from a technical point of view या from a financial point of view, थोड़ा भी इधर उधर हुआ ना, और बाकी जितनी भी कंट्रियां सबने ऑल्टरनेट ढूंढ लिए, यूएस की ऐसी तैसी हो जाएगी, नहीं सस्टेन कर पाएगा। अभी तक तो प्रिंट करके चल रहा है बट आगे नहीं कर पाएगा। पैंडेमिक लॉकडाउन में जो पंगे हुए थे, मार्केट क्रैश हुई थी, समझ गए ना। तो ये एक बेसिक बेसिक आइडिया है कि क्या होता है आपका आइडियोसोमेट्रिक इडियोसोमेट्रिक रिस्क, सॉरी मुझे प्रोनाउंसिएशन में तो बहुत दिक्कत आती है इसमें, और एक वो स्ट्रेस टेस्ट में बहुत लोग फंबल करते हैं, इसमें मैंने देखा है, ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया, एक बेसिक एक्सप्लेनेशन होता क्या है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगला मेरा टारगेट है तुम्हें एक इसका न्यूमेरिकल पूरा बना के दिखाने का कि होता कैसे है। अलग अलग बनाएंगे, थोड़ा कोडिंग पाइथन में बना के दिखाऊंगा, ये एक्सेल में कोशिश करता है, एक्सेल में ना बस समझ नहीं आ रहा मैं उसे इनपुट, मतलब
मॉडल कैसे करूँ, तो एक बार थोड़ा मॉडल में कर पाता हूँ, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। बट फ्रॉम एनी इंटरव्यू, फ्रॉम अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, यू शुड नो कि क्या होता है। क्योंकि अब सिनेरियो एनालिसिस कैसे होगा मैं तुम्हें समझाता हूँ। इडियोसोमेट्रिक रिस्क में, ठीक है, उसमें अपन क्या करेंगे, हमने डिसाइड करा, सिनेरियो बनाया हमने, ठीक है ना। लेट्स से हम पहला एग्जांपल लेते हैं ईडीओ का। कितना ले, मेरी कंपनी है, उसमें क्या है कि भाई अगर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, लेट्स से बैंक है मेरा, बैंक में अगर 80% मेरे पे क्रंच आ जाता है, अब सिनेरियो बना रहे हैं कि मतलब 80% आउटफ्लो हो जाता है, उस समय मेरी एसेट एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट क्या रहेगा। अगर मेरा 50% रहता है आउटफ्लो, एएलएम कितना रहेगा। एएलएम बोले तो एसेट लायबिलिटी में कैसे मैनेज करूंगा और उसे कैसे मैनेज करने के लिए कहां पे फंड अप्रोच करूंगा। 30% में कितना रहता है, ये सिनेरियो। अब इस सिनेरियो के बेसिस पे बनाते हैं। इस सिनेरियो के बेसिस पे बैंक क्या करेगा, जब वो प्रेस कर रहा होगा, वो कहेगा इस टाइम पे हमें कौन फंडिंग देगा और कितने रेट पे मिल सकती है, क्योंकि बैंक है तो रेट का वो खुद भी लगाता है ना, अगर कॉर्पोरेट में कितना इतना आउटफ्लो होगा तो हम कितनी फंडिंग देंगे। तो लेट से उन्होंने कह दिया कि भाई यहाँ पे हमें 14% इंटरेस्ट रेट में हम फंडिंग उठा सकते हैं, या फिर आरबीआई हेल्प कर सकता है। 50% आउटफ्लो में क्या करेंगे, अगर कंपनी के हम बॉन्ड इशू करके फंड उठा सकते हैं, शॉर्ट टर्म में पंगा हो 30 से 60, बॉन्ड हो गए, या फिर हम क्या करेंगे, अपने जो हमारी शेयर इन्वेस्टमेंट है वो बेच देंगे। ये क्या है, जब इतना आउटफ्लो होगा तो हमारे पे ऑल्टरनेटिव क्या है, हम उस ऑल्टरनेटिव के हिसाब से देखेंगे कि हम क्या फंडिंग उठा सकते हैं, जो जितना मैक्सिमम क्रंच है उसमें कैसे हम पे इतना एसेट, इतनी लाइबिलिटी हम अफोर्ड कर पाएंगे उस टाइम पे कि हम अपना क्रंच कर पाए मैनेज, या जितना भी शॉर्टफॉल पड़ रहा हम मैनेज कर पाए। ओवरनाइट लेंडिंग भी हो सकती है 80% ऑफ। तो ये सब चीजें हैं, वो ऐसे सिनेरियो बनता है, ठीक है। ये तुम्हें एक टाइप का मैंने सिनेरियो एनालिसिस बताया कि ऐसे 80% आउटफ्लो पे चेक करेंगे हम, 50% में करेंगे, 30 पे करेंगे, 10 पे करेंगे, उस समय हम कहाँ से पैसा उठा सकते हैं ये सब चेक करेंगे, ठीक है। यार ये चीज पता है क्यों इंपॉर्टेंट है, दोनों इडियोसोमेट्रिक हो रही है, बिकॉज आपके ना उसमें काम आता है, मेरे बात तो स्ट्रैटेजी बनाने में काम आता है, व्हेन यू टॉक अबाउट लिक्विडिटी, कैश मैनेजमेंट फ्रॉम अ ट्रेजरी पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसलिए ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, पहले तुम प्रिडिक्ट कर पाते हो कि भाई साफ बात है, हम वर्स्ट केस सिनेरियो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बेस्ट केस प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वही है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। मुझे दिखा नहीं था कोई तुम अच्छे समझा पाए ये वीडियो, क्योंकि जब मैं भी पढ़ रहा था मुझे बहुत दिमाग मारना पड़ा था, मुझे कोई ऑनलाइन नहीं समझ आ रहा था, ठीक है ना। मैंने किताबें पढ़ी, उसके बाद मुझे जो समझ आया, एंड आई थॉट ऑफ गिविंग इट टू यू गाइस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। होपफुली, थैंक यू वेरी मच जो लास्ट तक बने थे। होपफुली आप सबको समझ आया हो। बाकी बेल आइकन दबाना, सब्सक्राइब करो, जितना सब्सक्राइब करोगे भाई उतना रीच बढ़ेगा, उतना तुम्हारे जैसे लोगों की भी हेल्प होगी, ठीक है ना। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इट्स ऑल्सो अबाउट हेल्पिंग अदर्स। और ठीक है, मुझे पता सबकी लाइफ में फकअप चल रहे हैं, अपना तो संभाल रहे हो, बट आपको देयर इज नो हार्म इन सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग इट टू अदर पीपल हु आर इन द सेम जॉनर और हु वांट टू लर्न फाइनेंस। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कल डालूंगा मैं एक और वीडियो इस पे, होपफुली अगर इसका बन गया मॉडल तो, नहीं तो और डेप्थ पे जाके हम और कुछ पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, चीज, बाय बाय।